हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो मैग्नेटिज्म हमारी सभ्यता के लिए बहुत पुराना टॉपिक रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लोड स्टोन की वो बहुत पहले से मानव सभ्यता यूज़ करती रही है, पर जो क्रांतिकारी परिवर्तन मैग्नेटिज्म के क्षेत्र में आया वो तब आया जब ऑर्स्टेड नामक एक साइंटिस्ट ने, जब वो अपने बच्चों को एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, उस समय उसने एक फिनोमिना फील किया। और वो फिनोमिना ये था कि उसने ये चीज़ एनालाइज की कि जब वो एक वायर से करंट पास कर रहा है तो उसके पास में रखे हुए एक मैग्नेटिक कंपास में एक डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। उस समय के बाद से इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आया मित्रों कि आप देख रहे हैं कि पिछले 200 से 300 सालों में हमारी मानव सभ्यता ने कितनी ऊंचाइयों को छू लिया है। थोड़ी सी अगर मैं इस बात की आपसे कल्पना करवाना चाहूँ तो आप इसे बहुत ही सहज रूप में कल्पना करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर हमारे प्रेजेंट सिनेरियो से हटा दिया जाए, अगर ऑर्स्टेड ने उस समय वो फिनोमिना नोटिस ना किया होता और उसको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के कनेक्शन के बारे में ज्ञान नहीं हुआ होता, तो फिर किस तरीके से अभी हमारी मानव सभ्यता कहाँ पर होती। एक झलक सोचिए, क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेजर पार्ट मोटर से ही, जनरेटर से ही हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और जनरेटर मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट पर काम करता है मित्रों, बिल्कुल सच बात है। तो यानी कि आप ये मानकर चलिए कि अगर हम अपने हिसाब से जैसे ही सोचें कि भाई अगर 1 घंटे को भी बिजली चली जाती है तो हमारी क्या दशा होती है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फंडा ना होता तो बिजली होती ही नहीं। और बिजली होती तो केमिकल वेज में सेल से या सोलर से, ये विंड मिल, इन सब से, विंड मिल में भी आपका जनरेटर लगता है, तो सेल केमिकल प्रोसेस से जो बिजली बनाई जा सकती है वो बिजली बन रही होती। पर वो बिजली कितनी मात्रा में डेवलप की जा सकती है, कितने स्केल पर, कितने वोल्टेज पर डेवलप की जा सकती है, इसका अंदाज़ा तो आप जानते ही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ना होना मतलब हम इतना पीछे आ जाते मित्रों जिसका कोई हिसाब नहीं है। वैसे तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके सिलेबस का 12th का पार्ट है और कंपटीशन में भी इसकी महत्वता बहुत है। 12th का मेजर पार्ट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म यही है। और बहुत बच्चा ऐसा है जो मैग्नेटिज्म को लेकर कंफ्यूज रहता है, पर मैं आपको रियलिटी में बताऊं, मैग्नेटिज्म एक बहुत ही रोचक टॉपिक है। तो जैसा कि चर्चा हुई कि ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार ये देखा कि जब एक वायर से करंट को पास कराया जा रहा है तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो वहाँ से ये चीज़ नोटिस की गई कि यानी यहाँ से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। फिर उसके बाद तो खैर लाइन लग गई इस पूरे मैटर की डिस्कवरी में कि एग्जैक्टली क्या है, क्या फिनोमिना है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप तो कर रही है, पर कितनी कर रही है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का जो हमारा मेजर रोल है बच्चों, तो वो इन्हीं 2 टॉपिक्स में है। इस चैप्टर में बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड के 2 तथ्य पढ़ेंगे। पहला तथ्य होगा कि जिसमें हमें मैग्नीट्यूड, और दूसरा तथ्य होगा कि उसका डायरेक्शन। दोनों ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं और इसको हेल्प करेंगी, मतलब 2 लॉज हैं जो हमें ये सिखाएंगी कि किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन निकालेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से लगने वाला फोर्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो सबसे पहली चर्चा शुरू करते हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे। तो यहाँ पर 2 लॉज आएंगी, एक तो बायोट-सैवर्ट लॉ और एक एम्पियर सर्किटल लॉ। दोनों लॉज को एक एक करके बहुत प्रेम से, बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे बच्चों। तो उसके लिए, पढ़ने के लिए तो हमें स्टूडियो में जाना होगा। हेलो बच्चों, तो गेट बैक टू स्टूडियो अगेन। तो यहाँ पर आज हम ये समझने वाले हैं, जैसा कि अभी डिस्कस किया था हमने, कि भाई मैग्नेटिज्म जो है वो ऑर्स्टेड ने देखा, एनालाइज किया कि एक वायर में करंट फ्लो कर रहा था तो उसने एक मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखा। अब उसी पर आगे फिर काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने वर्क किया और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूलेज डेवलप हुए, जिसमें पहला नाम आता है बायोट-सैवर्ट का, बायोट-सैवर्ट लॉ के नाम से जो जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बायोट-सैवर्ट लॉ को समझेंगे बच्चों, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये दिखाया हुआ है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ ने कहा कि मान लिया जाए कि किसी P पॉइंट पर, अगर P पॉइंट पर आपको इस
वायर में करंट फ्लो होने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए जिसे आप बोलेंगे डीएल, कि आप बोलेंगे डीएल, इसे मैं डीएल वेक्टर बोल देता हूँ, ये ऊपर की तरफ पॉइंटिंग है, ठीक है, इस तरीके से। और इस छोटे से वेक्टर के कारण से, छोटी सी डीएल लेंथ के कारण से अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ से आर दूरी पर ये एक आर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से पी पॉइंट पर एक आर वेक्टर बना दिया। तो बायोट-सैवर्ट लॉ जिसे हम कहते हैं, तो बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली इस छोटे से डीएल एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड आर का क्यूब, ये होता है बच्चों, समझ रहे हैं। तो बायोट-सैवर्ट लॉ ये है। सबसे पहले तो हम बायोट-सैवर्ट लॉ को कहें। लॉ और थ्योरम में आप फ़र्क जानते होंगे कि भाई थ्योरम कैन बी प्रूवन एंड लॉज ऐसी होती हैं जो कि बाय एनालाइजेशन साइंटिस्टों ने दी तो वो एज इट इज़ ही रूप में एक्सेप्ट करनी होती हैं। तो ये है बायोट-सैवर्ट लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन है। क्या है इसकी एप्लीकेशन? वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन अभी हम समझेंगे। तो जो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन आती है वो है कि किसी फाइनाइट वायर के कारण से, अगर मैं एक फाइनाइट वायर लूं, अगर मैं एक फाइनाइट वायर ले लूं और फाइनाइट वायर के कारण से किसी पॉइंट P पर, ये फाइनाइट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस फाइनाइट वायर के कारण से इस पॉइंट P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ऐसे निकालना है। अब इसका एक अच्छा सा प्रूफ है, एक अच्छा सा फॉर्मूला है, वो बिल्कुल डिराइव करके देखेंगे बच्चों। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि लेट एज्यूम, एक काम करता हूँ मैं, P से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। ये मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। लेट एज्यूम मैं इसे बोल देता हूँ ये है Q, ये पॉइंट है Q, ठीक है। अपर पॉइंट से इसे ज्वाइन किया जाए, लोअर पॉइंट से भी इसे ज्वाइन किया जाए डॉटेड लाइन से। ये एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल है φ1 और ये नीचे वाला एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल है φ2, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब मुझे इस फाइनाइट वायर के कारण से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो मैं कैसे निकालने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो हम क्या करने वाले हैं कि मान लो मैं यहां से y दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं dy, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट dy। इस dy एलिमेंट के कारण से, इस dy एलिमेंट की, जो छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया ऊपर की तरफ dy, इस dy एलिमेंट के कारण से अगर मैं तुमसे कहूं कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सैवर्ट लॉ जो अभी हमने देखा उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को देखें, लेट एज्यूम कि एक काम करें कि इस डिस्टेंस को अपन r मान लें, ये डिस्टेंस r है, मान लो ये डिस्टेंस r है, और इस चीज़ को थोड़ा अलग से बना लो, ये आपका dy है और ये इधर ये P पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये आपका r वेक्टर इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ कहती है कि भाई इस एलिमेंट के कारण से dy लेंथ में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा होता है उसी तरफ dy का डायरेक्शन लिया जाता है बच्चों। तो dy ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और r इधर की तरफ है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, यानी ये एंगल कितना आएगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा बच्चों। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये ऊपर पूरा 180 होता है, तो दैट विल बी 90 प्लस थीटा, इतना एंगल होगा। तो अब बायोट-सैवर्ट लॉ कहती है कि अगर आप बायोट-सैवर्ट लॉ लगाओ तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट तो आई है 4 पाई एंड दिस लेंथ इज डी वाई। अच्छा, ये होगा डी वाई क्रॉस आर, यानी डी वाई आर साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन आर एंड डी वाई,
और वो है 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर अपन डालेंगे dy इंटू आर, ठीक है, एंड साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ऐसा फॉर्मूला तैयार होगा। बोलो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। फिर हम इस आर को इससे काट देंगे, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट विद म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। तो ये हो जाएगा dy और इसे अपन लिखेंगे dy, ये हो जाएगा cos थीटा और नीचे आ गया आर स्क्वायर, ऐसे। अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। एक तो थीटा वेरिएबल है, ये थीटा, और एक आर भी तो वेरिएबल है। जैसे जैसे थीटा बदलेगा वो डिस्टेंस आर भी तो बदलेगा। तो एक काम करो, थीटा और आर में रिलेशनशिप चाहिए मुझे, मतलब आर भी है, थीटा भी है, वाई भी है, बहुत सारे वेरिएबल हो गए हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, डी वाई थीटा में जरा देखो एक बार, थीटा टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? देखो टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा को आप लिखिए y बाई डी। ये जो दूरी थी ये d थी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कभी कंफ्यूजन ना हो। टेन थीटा है y बाई डी, जिसमें d कांस्टेंट है, तो आप इसे लिख सकते हो d टेन थीटा इक्वल्स टू y। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों तरफ, तो ये बनेगा d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल्स टू dy। यानी dy को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली चीज़ मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रही कि d सेक स्क्वायर थीटा ये ऐसे कर दिया जाए। चलो लिख देते हैं यहाँ पर dy की जगह पर, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इसे। तो ये आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और इधर बना ये d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इधर ये कॉस थीटा है और नीचे ये आर स्क्वायर है, ठीक है। अभी तक ऐसा बन रहा है। अच्छा, आर को भी डी के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि भाई जो मेरा आर है, क्या वो आर डी सेक थीटा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा एंगल है, बेस डी है, तो हाइपोटेन्यूज डी सेक थीटा ही तो होता है। तो r इक्वल्स टू डी सेक थीटा, इसको भी यहाँ यूज़ कर लेते हैं। r की जगह पर इसे डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसे रब कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, देखो r स्क्वायर की जगह पर। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा से कट गया, ये d इससे कट गया। नाउ व्हाट यू लेफ्ट विद म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, तो इधर एक d बच रहा है 4 पाई d, ये कॉस थीटा आ गया, बस कॉस थीटा और इधर d थीटा, ठीक है। ये आपका dB मैग्नेटिक फील्ड आया, सच है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। वी विल नाउ इंटीग्रेट, अब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो एक एलिमेंट के कारण से था ना, खाली इतने से एलिमेंट के कारण से। अब इंटीग्रेट करने का मतलब है कि भाई अब आप पूरी लेंथ के कारण से निकालना चाह रहे हैं। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पहले तो हम लिमिट्स के बारे में सोचें कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेंगी। लिमिट्स देखो बेटा, वैसे थीटा इस डायरेक्शन में लिया गया है, थीटा का जो डायरेक्शन है वो ये है, और यहाँ पर नीचे जो φ2 मेजर हो रहा है वो उल्टे डायरेक्शन में मेजर हो रहा है। तो हम -φ2 से φ1 तक जाने वाले हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर तक कवर करना है। तो अगर उल्टे नीचे की तरफ एंगल लेते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -φ2 से φ1 तक, ठीक है। 0 से b तक आपकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। पहले तो ये समझ लीजिए, क्लियर है। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकलने वाली है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज, ये आएगा, ये तो कांस्टेंट है पूरा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? साइन थीटा, और इसमें -φ2 से लेकर φ1 तक डालेंगे। तो फाइनली जो फॉर्मूला निकल कर आया उसे लिखने जा रहा हूं मैं। दैट फॉर्मूला इज b वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय
4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। देखो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका फॉर्मूला आ गया है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। ये मैंने प्रूफ बताया है आपको इस फॉर्मूले का कि किस तरीके से एक एलिमेंट लिया हमने, एक एलिमेंट के कारण से हमने पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा, उसको इंटीग्रेट किया एंड फाइनली वी कॉन्क्लूडेड दिस फॉर्मूला। यहाँ तक समझ में आया? अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समाप्त करें इस स्लाइड को। तो बच्चों, अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने देखा कि अगर एक वायर में I करंट फ्लो करता है, I इज़ द करंट, D डिस्टेंस पर वो एक पॉइंट है, और यहाँ से अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूँ लाइंस को, ये फाई 1 एंगल, ये फाई 2 एंगल, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आता है दैट फार्मूला इज म्यू नॉट आई, यहाँ पर एक आई और लगेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। दिस इज द कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक। तो ये फार्मूला, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये फार्मूला आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। प्रूफ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो हमें फीलिंग देगा, है ना, कि किस तरीके से वो चीज़ निकल कर आई। पर जो मेन एप्लीकेशन एग्जाम्स में आप देखेंगे वो यहाँ से है, इस फार्मूले की है। बच्चों, बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन ज़बरदस्त है। अभी हमने उसके फार्मूले से एक फार्मूला डिराइव किया है कि करंट कैरिंग वायर के कारण से, एक फाइनाइट वायर के कारण से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। आप ये मानिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन भी। देखने में इजी लगता है कि करना क्या है, फाई 1 फाई 2 दो एंगल्स हैं, साइन फाई 1 साइन फाई 2 डालना है, आंसर आ जाएगा। पर यहीं पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, और वो कहाँ गलती करते हैं वो अब हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो कुछ एग्जाम्पल्स करने के लिए? ओके, देन बी रेडी एंड गेट बैक टू स्टूडियो अगेन। अब इस फॉर्मूले की यूटिलिटी देखेंगे कि कैसे कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, वो है फाइनाइट वायर का केस। फाइनाइट वायर में जो केस अभी हम डील करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये 30 डिग्री का एंगल है यहाँ से, एंड देन बी पॉइंट का 30 डिग्री का एंगल है यहाँ से। ठीक है, ए बी, ये लेंथ, ये ए पी लेंथ होना चाहिए एंड पी इज़ द पॉइंट। ठीक है, दिस विल बी ए पी। इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर ये P होना चाहिए, दिस विल बी ए पी इक्वल्स टू डी, ये लेंथ आना चाहिए, ये है D। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करें हम, अब कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे इसके बारे में, इसे देखते हैं। चलिए, फॉर्मूला तो वही लगाना है जो था। फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला था B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। म्यू नॉट आई 4 पाई, ये तो सब कॉन्स्टेंट्स हैं। D होता है, अब पहले ये बात ही समझना, D क्या था उस फॉर्मूले में। D था उस पॉइंट से जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके कारण से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब इस लाइन पर बनाओगे, क्योंकि लाइन सिर्फ इतनी सी है, पॉइंट नीचे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डॉटेडली नीचे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और फिर इस पॉइंट से जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पर, ये, तो ये डिस्टेंस D कहलाएगा। मतलब यहाँ पर जो D होता है और यहाँ का जो D है वो अलग है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन D है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए चाहे D डैश बोल देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, D डैश। ठीक है, ये D वो होता है कि उस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप डिस्टेंस, अगर वो डायरेक्टली ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइन को। ये चीज़ समझना, क्योंकि बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है। तो कैसे निकाल सकते हैं, ईजी है। ये D डैश है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, लेट अज्यूम दिस पॉइंट बी Q, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, D cos 30 डिग्री, तो ये PQ कितना आने वाला है, D cos 30 डिग्री, ये तो आने वाला है। इस D की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा, मतलब ये मेरा, और ये D डैश है, सॉरी D डैश माना है ना, तो ये D है एक्चुअली, D इज PQ।
अब साइन फाई वन और साइन फाई टू आप सोच रहे हो कि बहुत ईजी है 30-30 डिग्री, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, इसका मतलब है फाई वन का मतलब क्या होता है, फाई वन का मतलब होता है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे जो टॉप पॉइंट था लाइन का उसने टोटल एंगल कितना बनाया, दैट इज फाई वन। देखो परपेंडिकुलर से टॉप लाइन को ज्वाइन करेंगे तो दैट इज फाई वन। तो ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी टोटल 60 डिग्री है। तो फाई वन है 60 डिग्री। देन व्हाट इज फाई टू, फाई टू क्या है, फाई टू क्या था, याद करो फॉर्मूले में कि भाई ये परपेंडिकुलर लाइन थी उससे नीचे की तरफ मेजर किया था फाई टू, पर यहां पर तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी यहां से ऊपर की तरफ ही है। इसका मतलब है कि जो फाई टू इस बार हम लिखने वाले हैं वो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में जो डायरेक्शन था फाई टू का वो नीचे की तरफ था, यानी एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा था। तो यहाँ पर एंगल तो यही है बट ये नेगेटिव में लिया जाएगा फॉर्मूले में, क्योंकि इस डायरेक्शन में लिया गया था, अभी हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो माइनस साइन लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप जब फाई टू लिखेंगे तो ये आएगा -30 डिग्री, ना कि 30 डिग्री। 30 डिग्री कब होता बच्चों, अगर ये सीधी लाइन होती, अगर ये सीधी लाइन होती, यहाँ पर पॉइंट P होता तो ये एंगल होता अगर 60 डिग्री और यूं होता 30 डिग्री, तो तब तो +30 लेते, लेकिन अभी तो ये इधर से भी ऐसे ही मेजर करना पड़ रहा है, तो इधर से भी ऐसे ही मेजर करना पड़ रहा है, तो फिर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये लेना पड़ेगा। बट देखो यहीं पर यही गलती होती है, फॉर्मूला तो कहीं याद कर लेते हैं लेकिन ये एंगल का जो फेर है ना ये गड़बड़ कर देते हैं। बस अब वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर आ गया आपका। कितना आ गया, μ0I अपॉन 4πd, μ0I अपॉन 4πd, डी की जगह अपन क्या डालेंगे, d डैश cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू हम सभी जानते हैं, दैट इज √3/2, ये आया। एंड साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आएगा √3/2, और साइन -30 डिग्री तो माइनस साइन 30 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। जो भी काट पीट के लिखना चाहो वो लिख दो, ये डी डैश के टर्म्स में ही आने वाला था। देख लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इजीली एप्लीकेबल फॉर्मूला है, बस आपको ढंग से लगाना है। क्लियर है बच्चों, चलिए। तो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। इससे मेरे ख्याल से आपके अंदर ये क्लियरिटी आई होगी कि फाई वन और फाई टू डायरेक्शंस के हिसाब से कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आइए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द केस ऑफ इनफाइनाइट वायर। अगर वी हैव इनफाइनाइट वायर, केस ऑफ इनफाइनाइट वायर, जबकि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ आपका करंट फ्लो कर रहा है और ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d है, यहाँ पर पॉइंट है P। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारा वही है बच्चों जो अभी अभी हमने देखा, उसी को अप्लाई करते हैं। B = μ0I बाय 4πd साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब फाई वन क्या लिया जाए यहाँ पर और फाई टू क्या लिया जाए। तो अगर आप ध्यान से देखो, मान लो पॉइंट यहाँ है तो फाई वन ये एंगल होता है, तो आप इस पॉइंट को जैसे जैसे ऊपर की तरफ ले जाना शुरू करेंगे ये फाई वन इंक्रीज होना शुरू होगा और इन्फिनिटी पर तो ये बिल्कुल सीधा ही हो जाएगा, स्ट्रेट ही हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो फाई वन आपका 90 डिग्री, दैट इज π/2। सिमिलरली वही काम जब आप नीचे के लिए भी करेंगे तो ये फाई टू होता है और ये पॉइंट अगर नीचे ले जाना शुरू करेंगे तो धीरे 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 ऐसे टिल्ट होता 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 ये भी 90 डिग्री ही हो जाएगा, यानी फाई टू भी आपका π/2 है। साइन π/2 प्लस साइन π/2 वैल्यू जानते हैं दोनों की 1 और 1, तो ये आ जाएगा μ0I बाय 4πd, 1 + 1 2, तो फॉर्मूला निकल गया μ0I बाय 2πd। तो इनफाइनाइट वायर के कारण से किसी पॉइंट P पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, ये याद होना चाहिए तुम्हें। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर।
अब सेमी इनफाइनाइट वायर में आप किस तरीके से निकालेंगे ज़रा वो देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो वायर है वो एक तरफ से इन्फिनिटी है, बस यहाँ से शुरू हो रहा है और उधर ऊपर की तरफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पर पॉइंट है P। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लेट एज्यूम कि ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P को अगर यहाँ से ज्वाइन करें, ओके इसे P मान रखा है, इसे Q बोल देते हैं, ये पॉइंट Q है। तो लेट एज्यूम कि एंगल φ1 है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा वही है जो पहले था, उसी को लिखिए, μ0I/4πd sin φ1 प्लस sin φ2 लाइक दिस। तो φ1 क्या होगा, यहाँ पर d तो यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो वही होता है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले में, बस मैटर है φ1 और φ2 का। तो φ1 क्या होगा, जैसे जैसे ये पॉइंट चूंकि ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये φ1 भी इंक्रीज होना शुरू होगा और इन्फिनिटी पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, वैसा ही जैसा लास्ट एग्जाम्पल में था। तो φ1 यहाँ पर π/2 हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं φ2 के बारे में पूछूं तो φ2 तो मतलब लोअर एंड को ही ज्वाइन कर रहे हैं और वो तो यहीं का यही है, तो ये लाइन तो सीधी सीधी इसी के ओवरलैपिंग बनेगी। तो यानी जो φ2 एंगल है वो तो जीरो है, वो तो वहीं ओवरलैप कर रहा है। तो सिंपल केस, दिस इज जीरो, डाल दो इसमें, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा μ0I/4πd, दिस विल बी 1 प्लस 0 यानी 1 ही। खाली जो आंसर आया दैट इज μ0I/4πd। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। तो यहाँ पर बेटा हमने 3 इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस लिए और इन 3 इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस की हेल्प से हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर एंड ड्यू टू सम फाइनाइट वायर इन सम अदर सर्कमस्टेंसेस निकालेंगे। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर ये आपको समझ में आया होगा और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करने की आज मैंने कोशिश की है कि यार वही नहीं कि सिर्फ क्लासरूम दिखाई दे, आज थोड़ा सा बाहर निकल कर कुछ वीडियो बाहर शूट करेंगे, कुछ स्टूडियो में शूट करेंगे और ओवरऑल जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था ना कि बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, कुछ वैसी फीलिंग लाने की कोशिश की है कि मतलब लर्निंग विल बी रिफ़्रेशिंग, मतलब आपको फीलिंग जो आए रिफ़्रेशिंग आए, आपको अच्छा लगे, सीखो तो सही, और सीखने के बाद ऐसा नहीं लगे कि हम थक गए, ऐसा लगे यार ऐसा ही है जैसे पार्क में खेल रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ही इस चैप्टर को अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज पहला लेक्चर लिया है मैंने मैग्नेटिज्म का और अब आगे और इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और क्योंकि बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन बहुत है, इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन बहुत है। अभी रिंग के कारण भी आएगा, रिंग के कारण से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आएगा, उसकी एप्लीकेशन आएगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस और यति क्लासेस के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे प्रयास सफल हुए हों तो लाइक ज़रूर करें।